गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियरविल ऐप। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे, मेरी तबीयत बेहतर है, होपफुली आप सभी की तबीयत बेहतर होगी, घर में सब ठीक होंगे। मुश्किल टाइम है थोड़ा सा, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। स्वीटी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, है ना। नेहा, सोनम, वर्षा, अनुश्री, प्रिंस, कल के लिए आई एम सो सॉरी। कल अचानक से ही ऐसा रेयर होता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ऐसे सर्वाइकल जैसा फील हो रहा था। मैं एक कुछ क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूनी फास्ट लीव कुछ लगा करके लेटी, और मुझे लगा 1 घंटे में अलार्म लगा करके मैं उठ जाऊंगी। पिछले रात सोई नहीं थी, सीधा 14 घंटे बाद उठी। वो तो बीच में पता नहीं कैसे आँख खुली, तब 7:30 बजे आँख खुली, और मैंने कहा 7 बजे से क्लास थी, तो मेरी बात हुई, तो इन लोगों ने देखा नहीं कि वो क्लास जो है आप लोग वेट कर रहे होगे, तो मैंने तब कहा, मैंने कहा ऑफ कर दो उसको, फिर से सो गई। तो ऐसी सी सिचुएशन है, एक चीज़ ठीक होती है दूसरी शुरू हो जाती है। मसल पेन इतना ज़्यादा एक्चुअली वो कंप्यूटर पर बैठने का काम है ना ऐसे। खैर हाँ, ठीक तो हो ही जाएंगे यार। इस बार बस सबसे बड़ा टारगेट अब यही है जीवन में, बाकी सारी चीज़ें सेटल कर लिया, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, सब कुछ है, नॉलेज पे वर्क कर लिया, हर चीज़ पे वर्क कर लिया। अब बस हेल्थ पे वापस से वर्क करने की जरूरत है। हम लाइफ ऐसी वर्क करती है कि पहले हम चीज़ों के पीछे भागने में या करियर में भागने में हम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। कई बार पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब तक खराब नहीं होती तब तक पता नहीं लगता कि दिक्कत क्या है, और फिर जब चीज़ें आ जाती हैं तो फिर हमें हेल्थ पे वर्क करना होता है। तो अभी हेल्थ वाला सेक्शन पे ही फोकस करना है ना। खैर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, पेडागोजी आपकी रुकेगी नहीं किसी भी हालत में। चलिए राम राम जी, और सुनाइए। तो थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमने किया था। व्हाट इज थिंकिंग, चिंतन के बारे में हमने बात की थी, समस्या समाधान के बारे में हमने बात की थी, एक टॉपिक चल रहा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए। कॉन्सेप्ट मैपिंग नाम का एक टॉपिक चल रहा था, मानचित्र संप्रत्यय मानचित्रण। ठीक, कॉन्सेप्ट मैपिंग एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हमने शुरू ही किया था लास्ट सेशन में, और फिर हम जो है इस पर बात कर रहे थे। चलिए फिर समझते हैं, इस पर ही चर्चा कर लेते हैं, है ना। अभी तो बहुत अच्छा डिस्कशन होना बाकी है, एक से एक अच्छे टॉपिक आएंगे। आपका पर्सनैलिटी का, इंटेलिजेंस का टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, बट आपको समझने में अच्छा लगेगा। तो अभी तो आगे आगे हैं चीजें समझने को। यहाँ तक के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये पीडीएफ भी आपको मिल चुकी होगी। और जो लोग पेडागोजी स्पेशल बैच में हैं उनके लिए कुछ स्पेशल शीट्स रहेंगी सॉल्व करने के लिए, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत लंबा समय। पेडागोजी स्पेशल बैच 1 भी पूरा जून खत्म हो जाएगा, हो सकता है जुलाई तक पहुंच जाए, पूरा जून तो खत्म हो ही जाएगा पेडागोजी स्पेशल बैच 1 में ही। ठीक है, कितनी यूनिट्स हुई हैं कितनी नहीं वो मैं बता दूंगी। बाकी जो नॉलेज बैचेस हैं उनमें ज्यादा सिलेबस नहीं रहता है, मैं चाहूं तो बहुत जल्दी खत्म करा सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी अगले 2 चैप्टर्स और आप डिटेल में पढ़िए, पेडागोजी, ये पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद आपकी क्लासेस लग हो जाएंगी। देखिए हमने बात की थी कॉन्सेप्ट मैपिंग की, यानी इस पिक्चर को देख करके सोचिए कि ये है क्या। इस पिक्चर को देख करके आप सोचिए कि प्राचीन मिस्र कला यानी इजिप्शियन जो आर्ट है उसके कितने सारे हिस्से हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो कॉन्सेप्ट मैप बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो है ये जो सर्कल है, और दूसरी चीज होती है लिंक। लिंक लिंक कहते हैं इस लाइन को, और सर्कल को आई थिंक कुछ तो कहते हैं, मतलब एक्जैक्टली मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा। आज शाम को फिर से ये डिस्कस करेंगे, तब मैं बता दूंगी कि इस सर्कल को क्या कहते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें बेसिकली सर्कल ही नहीं, बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है, ट्राइंगल, बॉक्स, है ना, सर्कल, इस तरह के शेप्स का यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट्स को दर्शाने के लिए। और लिंक्स होते हैं इसके बीच में जो ये लाइंस होती हैं, और इन पे भी आप कुछ कुछ लिख सकते हो। इससे होता क्या है, टॉपिक को आसान बनाने के लिए, या आप आसानी से याद रख पाएं, प्रीवियस नॉलेज जो आपकी है, जो आपने सीखा, उनको आप क्या कर पाएं, जोड़ करके याद रख पाएं, इसलिए कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज किया जाता है। ठीक, टीचर स्टूडेंट दोनों बना सकते हैं। ये अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, ये भी आप समझ लीजिए। ये रिलेटेड है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म से। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हमने पहले की हुई है, पियाजे, वाइगोस्की और आपके ब्रूनर। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद या संरचनावाद, रचनावाद या सृजनात्मकवाद कह देते हैं। मतलब क्या है इसका, करके सीखना, या नॉलेज को क्या क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट, यानी नॉलेज की रचना की जाती है, नॉलेज को ग्रहण नहीं किया जाता आंख बंद करके। इसको टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर है, जो क्या करता है, हाँ समझती हूँ मैं अनोक्षा, जो आपका क्या कहते हैं, टीचर जो है वो फैसिलिटेटर, सुविधा दाता का काम करेगा। इस कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही आपका पूरा एनसीएफ बेस्ड है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो इसी पर बेस्ड है कि बच्चा एक्टिव रहे, रचना करके सीखे, ग्रुप्स में सीखे, है ना, एक्टिविटी करके सीखे, मौका मिले उसको सीखने का, ये एक बात है। एक्टिविटी करके सीखना एग्जैक्टली बिल्कुल हेल्प करेगा सुधा, क्यों नहीं हेल्प करेगा। हाँ बहुत बढ़िया, सही है जी। हाँ, सर्कल्स को नोट्स कहते हैं एग्जैक्टली। सुमिता बहुत, इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, आज से पहले इतना अच्छा पता नहीं कब लगा होगा कि जो लोग पढ़ के आते हैं ना, मजा आ जाता है ना। मतलब कहीं से भी पढ़ाओ, कैसे भी पढ़ाओ, आपकी खुद की पर्सनल रिसर्च रही हो, किसी तैयारी के दौरान पढ़ा हो, इन सर्कल्स को नोट्स कहते हैं। पूछे ना पूछे आपको पता होगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, नोट्स कहते हैं। और ये जो आपके लाइन्स हैं इनमें, इनको हम लिंकेजेस बोल देते हैं। ठीक, लिंक्स बोल देते हैं, या लिंक्स बोलना ज़्यादा आसान रहेगा। और इन नोट्स में बेसिकली ये जो सर्कल है या फिर ट्राइंगल हो सकता है, एक बॉक्स हो सकता है, इनके अंदर कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा होता है, और ये जो लिंक्स हैं ये कनेक्ट करती हैं इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, ठीक है नरेंद्र, थोड़ी बहुत तो रहती है यार, देखो। आई कैन अंडरस्टैंड पलक, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कल क्लास नहीं हुई थी यादव जी। पेडागोजी स्पेशल बैच में एडमिशन ऑलरेडी चल रहे हैं आपके, आर्ट्स बोल सकते हो लिंक्स को, बिल्कुल, है ना, अलग अलग नाम इनको दिए गए हैं। अब इनके बारे में हम समझ रहे थे कुछ कुछ। कॉन्सेप्ट मैप यानी अवधारणा मानचित्रण या संप्रत्यय मानचित्रण, जो आप कहना चाहें। कॉन्सेप्ट मैप है क्या, ये पढ़ करके समझिए और मुझे बताइए कि कॉन्सेप्ट मैप है क्या।
ठीक, अवधारणा मानचित्रण एक शक्तिशाली मूल्यांकन साधन है जिससे अध्यापक अपने विद्यार्थियों की समझ को जान सकते हैं कि वे स्वयं को अवधारणाओं से किस प्रकार जुड़ा हुआ देखते हैं। यानी एक पावरफुल असेसमेंट का भी टूल है, सिर्फ असेसमेंट टूल नहीं है, सिर्फ मूल्यांकन का टूल नहीं, बट मूल्यांकन का एक अच्छा साधन है जिससे टीचर ये जान सके उन्होंने जो सिखाया वो कितना समझ आया और बच्चे ने कॉन्सेप्ट से अपने आप को कितना रिलेट कर पाया। आपने जो भी सीखा, मान लीजिए पियाजे की थ्योरी को सीखा, वो आप कितना सीख पाए ये मुझे कैसे पता लगेगा? जब आप एक फ्लो चार्ट, एक कॉन्सेप्ट मैप क्रिएट करें जिसमें पियाजे की सारी बातें हैं, उन्होंने 4 जो एलिमेंट्स दिए हैं, फिर उन्होंने एडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, उसके अंदर फिर 4 स्टेजेस हैं, फिर 4 स्टेजेस में क्या क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा जब आप उसको क्रिएट करके दिखाएंगे। ठीक है बात, बहुत बढ़िया ऋतु, इतनी बात सभी को क्लियर है? डिटेल्ड बुक आएगी, दीक्षा काम चल रहा है उस पर, शायद 1 आध महीने में आ जाए। प्रतीक्षा अभी तक तो नहीं आया, मेल मुझे चेक करना पड़ेगा। चलिए, तो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग एक पावरफुल तरीका है जो टीचर्स को अलाउ करता है ये समझने के लिए कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के वो कितनी बेहतर है। ठीक है स्नेहा, बहुत बढ़िया। तो हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कोई क्या होगा, नोड्स होंगी, नोड में कोई सर्कल हो सकता है, कोई ट्राइंगल हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है जिसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होगा। जैसे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी संरचनात्मक रचना क्या है, संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है, ये हुआ एक सर्कल। इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स को लिंक कर दिया और एक और कॉन्सेप्ट को लिख दिया अडेप्टेशन, यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कैसे बदलता है अडेप्टेशन से और ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जो आपने सीखा हो श्रेणियों में अलग अलग। अडेप्टेशन में फिर से 2 चीजें होती हैं, वो 2 चीजें क्या हैं, एक है एसिमुलेशन कि आप ऐड करेंगे, दूसरी एक चीज है एकोमोडेट जिसमें आप चेंज करेंगे, अडेप्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। फिर इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, इन दोनों से मिलकर बैलेंस की स्थिति क्रिएट होती है। ये क्या है, स्टोर करने का एक तरीका है दिमाग में, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप आसानी से दिमाग में प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका लर्नड कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिए एक बार। इसी तरीके से कोई और टॉपिक हो सकता है, जैसे यहाँ प्राचीन मिस्र कला है, यानी एंशिएंट इजिप्शियन आर्ट। ठीक, अब इसके बारे में जो भी मेन कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब आप कुछ भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी आपको किताब पढ़ेंगे, मेरी किताब में ये चीज नहीं है, जो मेरी पुरानी किताब है वो नोट्स की फॉर्म में है जो 2019 में आई थी, है ना। अभी जो किताब आ रही है वो थोड़ी डिटेल्ड आ रही है। और डिटेल्ड में क्या होता है, डिटेल्ड में ऐसा होता है कि आप एक पेज पढ़ लिया आपने, काम की निकली 4 लाइन, हो सकता है 3 ही आई हो, क्योंकि इसमें कहानियां ज्यादा है, वो भूमिका बनाने में रह जाती हैं। ठीक, तो इस चक्कर में क्या है, कुछ ट्रिवियल चीजें होती हैं जो काम की नहीं होती, वो हट जाती है। कॉन्सेप्ट मैप में जब आप नोट्स बनाते हैं तो मेन पॉइंट्स लिखते हैं जो जो काम के होते हैं, ताकि आपको बाकी चीजें अपने आप याद आ जाए। ऐसा नहीं कि वो बाकी चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना किनको इंपॉर्टेंट है, इन मेन पॉइंट्स को। ठीक, तो इन मेन पॉइंट्स का एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया जाता है, एक मानचित्र बनाया जाता है, जिससे ये मेन पॉइंट ट्री के जैसे याद रह जाएं, आपस में जुड़े हुए हायरार्किकल होते हैं, पदानुक्रमिक होते हैं कि एक से दूसरा निकल रहा होता है। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का इसमें कोई रूल नहीं होता, इट्स जस्ट कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को ऐसे कनेक्ट करें कि आपको सारी चीजें याद रह जाएं। ठीक है बात? अब इसका महत्व क्या है, यानी अवधारणा मानचित्रण का महत्व या इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम समझेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि पता नहीं हिंदी में ही लिखा है। आपकी ये समस्या मैं दूर करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ आजकल। ठीक है, अवधारणा मानचित्रण का महत्व यानी इंपॉर्टेंस किस चीज की, कॉन्सेप्ट मैप्स की क्या है। पहला पॉइंट पढ़िए, है ना। बहुत बढ़िया प्राची, धन्यवाद। देखिए, बहुत बढ़िया, हाँ 200 मिलियन व्यूज हो गए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ना तो हम कोई एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं यूट्यूब पर, और ना ही हम सबको टारगेट करते हैं, सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। ना ही हमारे पास कोई ऐसा है कि 15 लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मैं ही डिस्कशन करती हूँ मेजरली। कभी कभार रेयर कुछ डेमो क्लास होती है बाकी टीचर्स की, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं, मेन काम पे ही फोकस रहता है। और ऐसे भी बहुत सारे मतलब कंपैरिजन तो क्या ही, बट हाँ ऐसा है कि जो लोग बहुत एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या जिनकी वीडियोस बहुत चलती हैं, थोड़ी एंटरटेनिंग है या हर कोई देख सकता है ना, या फिर पूरी टीम्स हैं, उनको भी 200 मिलियन व्यूज अचीव करना अपने आप में मुश्किल बात हो जाती है। इस बात को देख के खुशी होती है कि हम अच्छा काम करके, सीखने का काम करके लिमिटेड एनर्जी के साथ बेहतर कर पा रहे हैं, इंपैक्ट ला पा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों का प्यार है वो कि कुछ एक फ्री डिस्कशन की जो मुहिम थी, जिस चीज़ में खुशी मिलती थी, उस चीज़ को सराहा गया। अब बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जिन्होंने अलग अलग चैनल्स बनाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं, बट एक टाइम था जब ये जो फ्री में जो पूरे कोर्सेज बनाना है ना, लोगों को डर लगता था कि पता नहीं अपना पूरा मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया तो क्या होगा, फिर मेरे से पढ़ने कौन आएगा पैसे देके। जबकि उल्टा हुआ कि मैं कितना भी फ्री डिस्कशन कर लूँ, फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें पढ़ना ही है, कोर्स में ही पढ़ना है, पैसे देके ही पढ़ना है, डेली पढ़ना है, एक रूटीन, एक प्रॉपर सीरियसनेस के साथ पढ़ना है, तो मजबूरी में मुझे कोर्सेज में आना पड़ा, नहीं तो उल्टी थी कहानी। तो जब आप अच्छा करते हैं मन से तो बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी अपने आप हो जाती हैं। देखिए पहला पॉइंट देखिए, हाँ बिल्कुल करेंगे दीपिका, यूट्यूब पे क्लास कंटिन्यू। अवधारणा मानचित्रण का महत्व यानी इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट मैपिंग की, कॉन्सेप्ट मैपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे बात करेंगे। कॉन्सेप्ट मैपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए बहुत बढ़िया नेहा विभूति। देखिए, पूर्व अवधारणा के साथ नई अवधारणा को जोड़कर समझाने में सहायक, यानी जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट कह लीजिए या ओल्ड नॉलेज कह लीजिए, प्रीवियस कॉन्सेप्ट या प्रीवियस नॉलेज से नई अवधारणा यानी न्यू नॉलेज को क्या करना, कनेक्ट करके समझने में मदद मिलती है। भाई आपको पता था कि प्याजे ये हैं, प्याजे कंस्ट्रक्टिविज्म से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये स्टेजेस भी दी हैं, उन्होंने इसकी माँ के बारे में भी बात किया है, मतलब जो जो आपको आता था उससे आपने जोड़ दिया नई चीज को।
ये क्या है? कॉन्सेप्ट मैपिंग है। अभी इस कॉन्सेप्ट मैपिंग को भी मैं कॉन्सेप्ट मैपिंग के तरीके से समझा रही हूँ। कैसे भाई? कॉन्सेप्ट मैपिंग किससे संबंधित है? कंस्ट्रक्टिविज्म से, रचनावाद से। अब रचनावाद के बारे में आपको पहले से पता था, पियाजे के बारे में आपको पहले से पता था, वाइगॉट्स्की के बारे में आपको पहले से पता था, ब्रूनर के बारे में आपको पहले से पता था, और ये भी आपको पहले से पता था कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो एनसीएफ जो है वो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। और अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि बच्चा करके सीखे। ठीक है सोनल, बहुत बढ़िया, बच्चा करके सीखे। अब ये सारी चीजें आपको पता थी, तो आपको वो चीजें सारी आपने कनेक्ट कर दी। कॉन्सेप्ट मैप क्या है इसको समझने में। कैसे भाई? कॉन्सेप्ट मैप जब कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ है तो सिंपल बात है, बच्चे के करके सीखने पे फोकस करेगा, बच्चे की न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने पे फोकस करेगा, बच्चे की एक्टिविटी पे फोकस करेगा, है ना, बच्चे की जो दुनिया की समझ है उससे कनेक्ट करने पे फोकस करेगा, एक दूसरे के साथ जुड़ करके सीखने पे फोकस करेगा। तो ये क्या हुआ? प्रीवियस नॉलेज को, जो पूर्व अवधारणा जो उसको आता है, उससे नई चीज को जोड़ के कनेक्ट करके समझने में सहायक होते हैं कॉन्सेप्ट मैप। जब आप कॉन्सेप्ट मैप्स के थ्रू समझाते हैं तो जो बच्चे को आता था उससे आप नई चीज को जोड़ सकते हैं। विद्यार्थियों के वर्तमान अवधारणाओं के साथ जो उनकी प्रेजेंट नॉलेज है, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, नई अवधारणाओं को जोड़ने में मदद मिलती है जो प्रेजेंट में है। देखो समझिएगा, जो पास्ट में वो जानते थे, जो प्रेजेंट में वो जानते हैं और जो फ्यूचर में वो जानेंगे, इन तीनों को आप कनेक्ट कर सकते हो। किस केस में? कॉन्सेप्ट मैपिंग के केस में। बिल्कुल नोन टू अननोन आप जा सकते हो। जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, जो वर्तमान ज्ञान है और जो फ्यूचर में होने वाला ज्ञान है, तीनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। किसके साथ? किसके साथ जोड़ेंगे प्राची? कॉन्सेप्ट मैप के साथ। ठीक, एक फ्लो चार्ट जैसा होता है ना, एग्जैक्टली फ्लो चार्ट नहीं, बट इट इज अ काइंड ऑफ दैट। ठीक, नेक्स्ट है, इस प्रकार से अधिगम को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। यानी आपकी जो लर्निंग है ना वो लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। लर्निंग को आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप्स के थ्रू। अगर आपने नोट्स बनाना सीख लिया, मैं भूल गई हूं लाना, नहीं तो मेरा आईपैड उधर पड़ा हुआ होगा। अभी मैंने नए नोट्स बनाना शुरू किया है आईपैड में। आपसे पहले मैं पेपर पे बनाती थी ज्यादातर, कभी कभार रेयर लिख दिया कुछ, क्योंकि मुझे वही पेन पेपर की ही आदत थी। बट अभी क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप पेन पेपर पे बनाई। बट होता क्या है कि मेरी 20 क्लास होती है और इतने नोट्स तैयार हो जाते हैं, तो फिर वो पेपर वेस्ट जैसा लगता है। ऊपर से कल अगर मुझे कहीं पढ़ने जाना हुआ तो इतने सारे पेपर कहाँ मैं लेके घूमूंगी, है ना। तो बेटर है कि एक आईपैड में सारे कुछ स्टोर हो जाए। कहीं से कुछ मिटाना हो, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना हो, कोई रिसर्च पेपर पढ़ लिया उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है मान लो सेम टॉपिक में, तो वो भी हो जाता है। ये क्या है? अब मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं कभी दिखाऊंगी भी आपको, कि हम चार्ट्स के थ्रू उसमें एक डायग्राम जैसा मैं बना लूं, जिससे कि जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मिस ना हो। तो कॉन्सेप्ट मैप क्या करते हैं? आपकी नॉलेज को, आपकी लर्निंग को क्या कर देते हैं? लाइफ लॉन्ग कर देते हैं। उससे क्या होगा? उससे लाइफ लॉन्ग हो जाएगी ना लर्निंग आपकी, जब आप मेन पॉइंट्स को लिखते हैं, फालतू चीजें नहीं, जो काम काम के। नोट्स का मतलब ये है काम काम की चीजें आप लिख लीजिए, जो जो आपके काम की हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह जटिल संरचनाओं की रूपरेखा बनाने हेतु सहायक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उनकी एक रूपरेखा, उनका एक ढांचा, उनका एक स्ट्रक्चर आप प्रॉपर बना पाते हैं, उनका एक फ्रेमवर्क बना पाते हैं कि भाई हम इस एक मुश्किल टॉपिक को भी ऐसे ऐसे समझेंगे आपस में कनेक्ट करके। हमें पता है सीडीपी है, सीडीपी में पेडागोजी है, पेडागोजी में ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक, टी शर्ट बताइए कहाँ मिलेगी? चलो बताएंगे, अगर कुछ ऐसा होता है तो बताएंगे। ठीक है बात, तो कनेक्ट करके समझने में ज्यादा अच्छी हाँ स्थिति रहती है। कई लोगों को इतना शौक है, बहुत बढ़िया शिवांगी, कि उनको नोट्स इतने पसंद है, जो डिटेल्ड नोट्स हैं जिसकी हद नहीं है। जैसे उनको किताब लिखनी हो, जी पलक उनसे बात होती है अरविंद अरोड़ा सर से अभी रिसेंटली, तो अगर हम बात करें तो उनको लगता है कि वो वाले नोट्स नहीं दिए आपको, वो नोट्स तो किताबों में मिल जाएंगे जब इतना ही डिटेल लिखना है। तो नोट्स बनाने का या नोट्स देने का मतलब वो है टू द पॉइंट, जो पीपीटी में लिखा है या जो आप खुद बना रहे हैं, टू द पॉइंट बातें, ताकि आपके दिमाग में चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। जो कहानी है ये आपको याद रखनी है, लिखनी नहीं है। जो भी मैं बीच बीच में एग्जांपल्स देती हूँ वो बहुत शॉर्ट में लिख लेने हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे ताकि वो चीज आपको रिमाइंड करा दे। मानचित्र निरूपण हेतु तीर के निशान, यानी सिंबल्स का, एरोज का, मार्क्स का, ग्रुपिंग का, इन सब का इस्तेमाल मैप रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। तीर के निशान यानी एरो, है ना, एरो अभी हमने डिस्कस भी किया था, लिंक्स को एरो कहते हैं। शाखाएं यानी ग्रुपिंग आदि चिन्हों का हम प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? हम सर्कल्स का प्रयोग कर सकते हैं कॉन्सेप्ट लिखने के लिए। ठीक, हम ट्राइंगल का प्रयोग कर सकते हैं कॉन्सेप्ट लिखने के लिए। ठीक, हम बॉक्सेस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और हम एरोज का प्रयोग कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। ये तीर के निशान ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, है ना, कई बार हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ये सब क्या है? एरोज, सिंबल्स, इन सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जी शालू, क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द दुख है तो बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पाजी, बिल्कुल शालू। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हाँ, फ्लिपकार्ट मिल जाएगी बुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम क्या करते हैं, इस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम जाएंगे इसी तरह के क्वेश्चन पे जो हमने कॉन्सेप्ट मैपिंग में समझा था, सीखा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग का एक क्वेश्चन था हमारे पास, अवधारणा मानचित्रण का। ये हमने शायद समझ लिया था, इसको मिस कर दिया, इसको भी मैं फिर से रिवाइज करा दूंगी। ये क्या है? इट वाज डेवलप्ड बाय, ये डेवलप किसने किया था ये भी जान ही लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए मिल रहा है कमेंट माया, इट वाज डेवलप्ड बाय जोसेफ डी नोवैक इन 1970, या फिर मैं कहूं ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, कौन? जोसेफ डी नोवैक। और इन्होंने 1960s में ही, यानी 1970 के आसपास ही इसको शुरू करना, मतलब यूज करना शुरू कर दिया था। किसको? हाँ, टॉपिक डल जाएंगे आपके, टॉपिक डल जाएंगे आपसे जितनी भी क्लासेस होंगी ना, वो कल तक डल जाएंगे टॉपिक, जिस भी क्लास में कौन सा क्या नाम की क्लास है नंबर के साथ। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर जोसेफ डी नोवैक ने 1970 या 1960s में किसको डेवलप किया? कॉन्सेप्ट मैप्स को।
कॉन्सेप्ट मैप्स को। ठीक है, अ कॉन्सेप्ट मैप इज अ पिक्चर और अ मैप दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। यानी एक कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है? एक संप्रत्य मानचित्रण है क्या? एक तरह की पिक्चर है या फिर एक तरह का मानचित्र है? भाई एक तरह की पिक्चर या चित्र हो सकता है या मानचित्र हो सकता है जो रिलेशनशिप, जो संबंध दर्शाए। क्या दर्शाए? संबंध दर्शाए किसके बीच में? बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, यानी अलग अलग संप्रत्य के। बताइए हमीदा, हमीदा क्या कह रहे हो? जी सिमरन, मतलब अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बीच में क्या क्या कनेक्शन हो सकता है, इसको दर्शाता है आपका कॉन्सेप्ट मैप। इट इज अ ग्राफिकल टूल। क्या है ये? एक ग्राफिकल टूल है। ग्राफिकल मतलब जो ग्राफ पे, जो चित्र के द्वारा प्रदर्शित हो सके। दैट ऑर्गेनाइजेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ये क्या है? संगठित कर लेता है, संगठित कर लेता है कई एस्पेक्ट्स को एक सब्जेक्ट के, कई एस्पेक्ट को एक सब्जेक्ट के। क्या बताएं? फिर से बता देते हैं। देखो इसको डेवलप किया था जोसेफ डी नोवैक ने 1970 में, 1960s में ही कर लिया था। अ कॉन्सेप्ट मैप इज अ पिक्चर, या तो ये एक चित्र होगा या एक मानचित्र होगा। चित्र मतलब एक कहानी कह रहा होगा, देख करके आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें कौन सी चीज कैसे रिलेटेड है, या एक मैप के जैसा आपको लग रहा होगा जिसमें एरोज हैं, बॉक्सेस हैं, सर्कल्स हैं, है ना। और ये क्या होगा? ये जो कॉन्सेप्ट है इनके बीच में ही संबंध, एक कॉन्सेप्ट दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तीसरी चीज है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ग्राफ का मतलब ये आपको विजुअली दिखेगा, विजुअली आप इसको देख पाएंगे। और इसमें ऑर्गेनाइजेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक। प्याजे हैं तो प्याजे से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो एक टॉपिक के कई सारे एस्पेक्ट इसमें जुड़े हुए होंगे। ठीक है, हामिदा कह रही है डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ने का मौका कब मिलेगा? जिस दिन कोरोना चला जाएगा या कम हो जाएगा आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। मेरे दिमाग में एक बहुत अमेजिंग प्लान है, बताऊंगी, है ना। आगे बढ़ेंगे। देखिए हिंदी में भी सेम ही बात है। इसका प्रतिपादन जोसेफ डी नोवक ने 1970 में किया था। ठीक, अवधारणा मानचित्र एक ऐसा चित्र या नक्शा होता है, एक ऐसा चित्र या मानचित्र या नक्शा होता है जो विभिन्न कई सारे कॉन्सेप्ट्स के बीच में संबंध को दर्शाएगा कि एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कैसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, यह एक ग्राफिकल उपकरण है जिसमें ग्राफ प्रॉपर आप देख पाएंगे, जो किसी विषय के अलग अलग पहलुओं को व्यवस्थित रूप से एक साथ एक ढांचे में, एक चित्र में जोड़ दिया, अलग अलग सब टॉपिक्स को। ठीक है किरण, टाइम हो गया अब तो। इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक बात। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हमने अभी समझी थी हिंदी में, फिर भी इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, है ना। क्या है ये? इंपॉर्टेंस ऑफ, ध्यान रखिए आशिमा, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग, यानी मानचित्रण का महत्व, संप्रत्य मानचित्रण का महत्व। दिस इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, एक पदानुक्रमिक ढांचा है। पदानुक्रमिक क्या है? ढांचा है, पदानुक्रमिक ढांचा है। ठीक, एक सीढ़ी नुमा या आपस में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीजें जुड़ी हुई हैं। बताइए मीना, ये मैं बता चुकी हूँ ना। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम हो सकता है कुछ लोगों को ना मिल पाया हो। हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द न्यू कॉन्सेप्ट बाय कंबाइनिंग इट विद द प्रीवियस वन। नए कॉन्सेप्ट को पुराने कॉन्सेप्ट से जोड़ करके समझाने में काफी मददगार साबित होता है। हेल्प्स स्टूडेंट्स कनेक्ट न्यू कॉन्सेप्ट्स विद द करंट कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली ये बात हम समझ चुके हैं। इन दिस वे इट हेल्प्स टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, या लाइफ लॉन्ग लर्निंग बन जाती है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करना, मुश्किल चीज को भी आप आसानी से टू द पॉइंट क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये दिमाग में फिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हम समझ ही चुके हैं सारी कहानी। अब तो सीधा उस क्वेश्चन पे ही चलेंगे जिस क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे, है ना। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं वैसे, वो भी आपको पता होंगे तो अच्छा रहेगा। ये है आपका एक क्वेश्चन, इसको पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। देखिए अगर हम बात करें, द फॉलोइंग पिक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, भाई किस चीज का उदाहरण है ये? ड्राइंग है, एक तरह की मॉडल है, कॉन्सेप्ट मैप है, पॉइंट लीनियर ग्राफ है ना। बताइए। आपकी वजह से इंग्लिश आ गई हमको, ये तो बहुत खुशी की बात है यादव जी, है ना। हम अपने आप में इंप्रूवमेंट ना लाएं तो कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का। अगर इतना मिक्स करके इंग्लिश भी समझना आए तो क्या फायदा है फिर, है। मेरी तो पूरी कोशिश रहती है आपको समझ में आ जाए। सी फॉर कैट, जी, सी फॉर कॉन्सेप्ट मैप। भाई कॉन्सेप्ट मैप का उदाहरण है कि कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो मैप बनाया जाता है, जिससे हम आसानी से मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में समझ पाएं, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ करके समझ पाएं, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाएं न्यू नॉलेज को, प्रेजेंट नॉलेज से प्रीवियस नॉलेज को, प्रीवियस से प्रेजेंट को, प्रेजेंट से फ्यूचर को। ठीक है बात, ममता जी कमेंट दिख रहा है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा देना था। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इस पे जरूरत से ज्यादा डिटेल होगी, इतना जानना काफी है आपके लिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये रचनावाद से संबंधित है। रचनावाद में इसका क्या है? ओरिजिन पाया जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो रचनावादी भी जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बहुत बढ़िया नेहा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल, यानी बुद्धिशीलता कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग को, ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज को इंप्रूव कराने के लिए ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक, बताइए। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा सुधार हेतु किया जाता है? अलग अलग आंसर आपके आ रहे हैं भाई। अंडरस्टैंडिंग को, एप्लीकेशन को, क्रिएटिविटी को, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को, किस चीज के सुधार के लिए किया जाता है?
देखो क्रिएटिविटी के सुधार के लिए नहीं, क्रिएटिविटी से संबंधित है हम बिल्कुल मानेंगे, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के सुधार के लिए, यानी समस्या समाधान बेहतर कर सके बच्चा। क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक प्रॉब्लम दी जाती है, बच्चे के सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, उनको ग्रुप में बैठ करके अलग अलग सॉल्यूशन सोचने को कहा जाता है, जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको चूज करने के लिए कह दिया जाता है। अब इससे क्या हुई, जो प्रॉब्लम रखी गई थी ना यहाँ, वो हो गई सॉल्व। ठीक, इसमें क्रिएटिविटी लगेगी, बिल्कुल कुछ नया सोच सकता है बच्चा, बट ये क्रिएटिविटी को एनहेंस कराने की जगह क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। क्रिएटिविटी आंसर हो सकता था यदि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा कुछ है हमसे, उसी के हिसाब से जवाब देंगे, रट करके हिसाब नहीं देंगे, मतलब जवाब नहीं देंगे। ठीक, हाँ बिल्कुल चालू, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग को दिया किसने था, एक क्रिएटिविटी नाम की बुक थी। देखो ये है क्रिएटिविटी का ही टॉपिक, बट इंप्रूव किसको कराएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, समस्या समाधान को। एक एलेक्स एफ ऑसबर्न नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल दिया था, उनकी बुक थी क्रिएटिविटी, जिसके अंदर ये बात हुई थी। ये यूपीआई में पूछा जा चुका है और उन्होंने आंसर प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कंसीडर किया है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी इसमें लगेगी, कुछ नया निकल के भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, बट प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम कैसे याद रहते हैं, इतना इंटरेस्ट बन गया है पिछले ऑलमोस्ट 5 सालों में, और इतना पढ़ लिया है, इतनी इतनी बार डिस्कस कर लिया है, और करती रहती हूँ कि अब याद हो गया। 2 साल आपका टीचिंग ट्रेनिंग में भी पढ़ा है, तो लगभग 7 साल से तो यही कहानी चल रही है। हु हैज, शुरुआत में दिक्कत होती थी, हु हैज डिस्कस्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी चिंतनशील कह लीजिए, चिंतनशील चिंतन कह लीजिए आप इसको, चिंतनशील सोच कह लीजिए, यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्ट करें आप सिचुएशंस पर, प्रकाश डाल करके समझ पाएं। ठीक, अगर हम बात करें, बार बार रिवीजन करो, चीजों को लिखो, नोट्स बनाओ, ये तरीके हो सकते हैं। और मुझे तो नोट्स बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी, है ना। मैंने तो डिस्कशन के चक्कर में बहुत सारी चीजें जो हैं अपने आप से ही सीख ली, क्योंकि आपको कोई एक चीज पसंद होती है तो आप बहुत सारी चीजें उसके अराउंड सीख जाते हैं ना। लर्निंग का मजा इसी चीज में है। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में कौन बात करते हैं, डुई, रॉस, वुडवर्थ या ड्रेवर। तो आंसर होगा क्या, डुई। ये वही है जॉन डुई जो करके सीखने की बात करते हैं, जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बात करते हैं, है ना। ये कहेंगे विचार करो, विचार करके सीखने पे, रिफ्लेक्ट करो और सीखो। ठीक है बात। मैम कल 7 बजे सोते हुए छींके नहीं आई आपको, आंचल जी छींके तो नहीं आई, मैं बिल्कुल बेहोश होकर सो रही थी, 14 घंटे सोई हूँ मैं कल लगातार, क्योंकि एक रात को बिल्कुल नहीं सोई थी। और बट हाँ 7:30 बजे करीब, 7 बजे क्लास होती है, 7:20 में मेरी अपने आप अचानक से आँख खुली, जबकि किसी ने फोन भी नहीं किया था, ऐसा भी नहीं था कुछ। तो बस मुझे टेंशन हुई कि यार आधे घंटे से आप लोग वेट कर रहे होगे, तो मैं मैसेज करके फिर से सो गई कि क्लास हटा दें। व्हाट इज थिंकिंग, पता नहीं अलार्म भी नहीं बजा, मतलब मुझे आवाज ही नहीं आई रात भर भी, मैंने अलार्म लगाया था 4 बजे 5 बजे का। व्हाट इज थिंकिंग यानी चिंतन क्या है, और चिंतन है क्या ये बताइए। आजकल मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपना जो रूटीन है उसको चेंज कर सकूँ। बहुत सालों से मैं रात को जगती हूँ और दिन में सोती हूँ, मतलब आधे दोपहर तक। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ उसको पलट दूँ थोड़ा, जब तक हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती है, और थोड़ा सा चेंज भी एक आएगा। अभी मैंने फिर नई जगह भी शिफ्ट किया हुआ है, तो यहाँ कोई शोर वगैरह होता नहीं है। एक्चुअली होता क्या था, घर में दिन में बहुत शोर होता था, तो भाई भी छोटा है, फिर मम्मी कभी स्कूल से आ रही हैं, वापस जा रहे हैं, और भाई बहन सब कोई टीवी चलाया हुआ है किसी ने, तो घर में जब शोर होता था तो दिन में काम करने में मजा आता नहीं था, फिर वो मन नहीं लगता था। अभी मैंने अलग जगह पे शिफ्ट किया हुआ है, प्रॉपर यहाँ पे ऑफिस जैसा ही माहौल बनाया हुआ है, तो यहाँ तो शांति रहती है, तो दिन में काम करने में भी दिक्कत नहीं है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जैसे ही 2 बजते हैं उसके बाद आंखों में ऐसे नींद भर जाती है। अभी मैं ब्लैक कॉफी पी के खड़ी हुई हूँ, क्योंकि इसी टाइम नींद आती है जिस टाइम काम का टाइम या क्लास का टाइम होता है। तो अभी मैं पूरा चेंज करने के मूड में हूँ, ताकि हेल्थ भी ठीक हो सके और एक प्रॉपर रूटीन बन सके, है ना। थिंकिंग क्या है ये बता दीजिए, यानी चिंतन क्या है। इस चक्कर में आपको भी थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, थोड़ी थोड़ी बात तो करते रहेंगे बीच में, देखो, क्योंकि फिर तो हम रोबोट बन जाएंगे ना। व्हाट इज थिंकिंग, कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होंगे, चाहे मुझे 2-2 घंटे की भी क्लास लेनी पड़े, वो भी लगेंगे। जून में मेरी पूरी कोशिश है कि इसको खत्म कर देंगे। बट पेपर जिनका पेडागोजी स्पेशल बैच 1 है और जो नॉर्मल बैचेस में, पेडागोजी स्पेशल बैच 2 जो है वो चलेगा, उसमें टाइम लगेगा। देखो एक बार, थिंकिंग क्या है, यूज ऑफ सिंबल्स यानी प्रतीकों का प्रयोग थिंकिंग है, भाषा का प्रयोग थिंकिंग है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोसेस यानी प्रत्याक्षिक, जो सामने प्रत्यक्ष रूप से जो चीज है वो टच और फील की जाए, या फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी संप्रत्यय अधिगम। बताइए एक बार, चिंतन है क्या, चिंतन क्या है। बिल्कुल सही बात है प्रीति, व्हाट इज थिंकिंग। बताइए। हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, फिलोसफी भी पढ़ेंगे पेडागोजी स्पेशल में। मूड की बात है यार, एक्चुअली बहुत पास में है। बहुत बढ़िया नेहा। हाँ सही है बात आपकी, सभी की सही है। देखो सिर्फ यूज ऑफ सिंबल्स, यूज ऑफ लैंग्वेज, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोसेस, क्या है कॉन्सेप्ट लर्निंग। जब आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो थिंकिंग प्रोसेस होना अनिवार्य है। ठीक है बात। हम्म, अकेले नहीं यार, यहाँ पूरी बिल्डिंग में इतने सारे लोग हैं, ऊपर से घर भी बराबर में ही है, कहीं बहुत किलोमीटर दूर नहीं है, तो आती जाती रहती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। देखिए डेटोर, बट वैसे मुझे अकेले रहने में कोई समस्या होती नहीं है।
कोई कह रहा है आप घर के काम नहीं करते, यार जब से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ जो नहीं करती थी वो भी करना पड़ जाता है, रोज की कुछ ना कुछ कहा जाता है, कभी कूड़ा डालना होता है, कभी कोई चीज़ गंदी होती है, हालांकि मेड जो है वो आती हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मशीन लगा के कपड़े भी खुद धुलने होते हैं अपने, है ना, कभी कभी चीज़ें साफ भी करनी हो जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैं अभी मम्मी को जाकर के बोलती रहती हूँ घर पे, हाँ तो मम्मी कुछ कहती है, मैंने कहा घर के 100 काम होते हैं आपको पता नहीं है, तो वो हंसती हैं फिर इस बात पे कि इन्हें देखो, एक कल पैदा हुए बच्चे हमें बता रहे हैं घर के कितने काम होते हैं, डर नहीं लगता यार मुझे। देखो एक बार डेटॉट प्रॉब्लम थोड़ा बहुत लगे भी तो क्या फर्क पड़ता है, लॉजिक किस लिए है, इतनी साइकोलॉजी किस लिए पढ़ रहे हैं। देखिए एक बार, खाना तो नहीं बनाती हूँ यार, खाना तो नहीं बनाती हूँ, टाइम लगता है यार खाना, ऊपर से स्पेशली मुझे अभी आता नहीं है बहुत अच्छे से, तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, घर से खा लेती हूँ कभी रेयर कुछ छोटा मोटा, कॉफी वॉफी बन जाती है। डेटॉर प्रॉब्लम्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, डेटॉर प्रॉब्लम्स आर यूज्ड फॉर विच कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि काम तो अकेले करूंगी यार, रात को दिन में जाती आती रहती हूँ। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है, यानी डेटॉर प्रॉब्लम्स किस कैटेगरी के सब्जेक्ट्स के लिए यूज की जाती है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि व्हाट आर डेटॉर प्रॉब्लम्स। डेटॉर प्रॉब्लम्स वो हैं जो अप्रत्यक्ष पथ समस्या, यानी टेढ़े मेढ़े तरीके से, सीधे तरीके से सॉल्व ना होकर अलग अलग तरीके से सॉल्व होती हैं, जिनको आप छोड़ देते हो कुछ टाइम के लिए, और फिर वो एकदम से क्या होती हैं, क्लिक होती हैं आपके दिमाग में, या बहुत सारी डायरेक्ट जिनका रास्ता ना निकल करके घूम फिर करके रास्ता निकलता है। ठीक, तो ये बच्चों की कैटेगरी के लिए है, अडल्ट के लिए है, फिंच के लिए है, एनिमल्स पे प्रयोग हुए हैं। किस कैटेगरी के सब्जेक्ट के लिए इसके हुए हैं प्रयोग, ये पूछा है, बताइए बार, फटाफट से बताइए। अरे रोटी आती है, बहुत बढ़िया। एनिमल्स पे प्रयोग हुए हैं, जिसमें जैसे वो जो सुल्तान वाला एग्जांपल है, या मतलब एनिमल्स पे भरपूर प्रयोग हुए हैं। जो डेटा प्रॉब्लम्स हैं उनमें एनिमल्स पे भरपूर प्रयोग हुए हैं, कि मान लीजिए वो जो सुल्तान है उसने अकेले जो है सारी कोशिशें करके छोड़ दिया और वो बैठ के सोचने लग गया कि इसका दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, उसी को डेटा प्रॉब्लम कह रहे हैं, जो डायरेक्ट सॉल्व ना होकर के, जिसमें इनडायरेक्ट वेज भी लगे, घुमावदार हो थोड़ी सी, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सा एक पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड। बताइए बताइए, कमेंट्स दिख रहे हैं ललित जी, बताइए। बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर कीजिए जी नीतू। हो जाएगा। नहीं 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 होगा प्रेरणा, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो उससे नहीं होंगे, नॉर्मल बैचेस से। वाह प्रीति, ठीक है, सही है पूजा जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में कौन सा एक तत्व नहीं आता। डेटा कलेक्ट करना आता है, हमने स्टेप्स में पढ़ा था, आपको याद होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स में ये इंक्लूडेड है। हाइपोथेसिस भी फॉर्म करनी होती है, परिकल्पना के इमेजिनरी सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं इस चीज के, या फिर थर्ड वेरीफाइंग एंड नॉर्मलाइजिंग, आपको सत्यापन भी करना होता है जो सॉल्यूशन आपने निकाले होते हैं। ठीक है प्रिया, कभी कभी इधर कभी कभी उधर। अंजलि डिटेल तो यही होगी, बाकी हाँ डिस्कशन होगा जो चल रहा है वैसे ही। आंचल कह रही हैं आप हंसते रहा करो, नहीं तो वरना एज से ज्यादा समझदार लगते हो आप, सही कह रहे हो आंचल, बिल्कुल। अरे बहुत बढ़िया किरण, बहुत ही बढ़िया, सही है। चलिए आगे। रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस, ये स्टिमुलेंट भी कह सकते हैं उसको, कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आता, हमने ये कहीं भी नहीं पढ़ा था, ये तो कुत्ते वाली बात हो गई। यहाँ पे समस्या समाधान स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करना नहीं आएगा, किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स में। आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी जाती है, आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके कॉजेज जानते हैं, उसके सॉल्यूशंस फॉर्मुलाइज करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं सॉल्यूशन को अप्लाई करने के बाद कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। बट यहाँ स्टिमुलेंट यानी प्रॉब्लम को देख देख के रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, प्रॉपर एक क्या होती है, प्लानिंग होती है, स्टेप्स होते हैं। ठीक ठीक है उपासना, आगे बढ़े नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20 है आज के लिए आखिरी। हु गेव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी समस्या समाधान विधि जो है वो किसने दी है, ये पूछा है। समस्या समाधान विधि किसने दी है ये पूछा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए हैं, बट ये इसको इनिशियली जो दिया था वो किसने दिया था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादियों ने, सॉक्रेट्स ने, या फिर काफका ने। फटाफट से आंसर कीजिए। बिल्कुल 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 आसान है। आंसर क्या है, कोई कह रहा है आप गर्ल्स के ज्यादा कमेंट्स लेती हैं, ज्यादातर गर्ल्स होती है ना बैचेस में, इसीलिए। अब यहाँ सोच के थोड़ी लिया जाता है कमेंट, ये तो ऑटोमेटिकली ही ले लिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें हाँ तो समस्या समाधान की विधि किसने दी है, तो ये दी है सॉक्रेट्स ने। सुकरात के डायलॉग नाम की इनकी एक किताब भी है ना, तो ये दी है सुकरात ने। किसने दी है, सुकरात ने दी है, सॉक्रेट्स। ठीक, सॉक्रेट्स। देखो मल्टीपल रिवीजन लगेंगे, पहले आप किसी चीज को पढ़ते हैं, है ना, पहले आप पढ़ते हैं, चाहे वो बैच से पढ़ें या किताब से पढ़ें, हो सके तो दोनों से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो भी आपके तरीके हैं पढ़ने के, फिर आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, हो सकता है पढ़ने के बाद एक और बार रिवीजन भी ले लेते हो, नहीं तो हो सकता है इसके बाद रिवाइज करते हो। ठीक, फिर डाउट्स आते होंगे या एमसीक्यूज में भी आ जाते होंगे, फिर से पढ़ते हैं, फिर से एमसीक्यू करते हैं, रिवीजन करते हैं बार बार, है ना। ये प्रोसेस चलती है, 2-3 बार जब ये प्रोसेस चलती है तब जाकर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दिमाग में, स्पेशली पेडागोजी का।
ठीक, जब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को आप कनेक्ट करते हो तब जाकर के चीजें होती हैं क्लियर। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ये पहले रह गया था तो इसको डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बहुत बातें कराते हो आप लोग, रिकॉर्डेड देखने वालों को दिक्कत होती होगी। इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्क। ठीक, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? देखो, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हम अलग से पढ़ेंगे, जब हम टीचिंग मेथड्स की एक अलग से क्लास रखेंगे उसमें समझेंगे। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं इंडक्टिव रीजनिंग तो इसको आगमनात्मक तर्क कहेंगे। रीजनिंग मतलब तर्क, लॉजिक इसमें यूज होगा। तो एक होती है इंडक्टिव यानी आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग, और दूसरा होता है निगमनात्मक तर्क जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। बहुत बढ़िया दीपाली, सभी आंसर सही आए, बहुत खुशी की बात है। स्नेहा कह रही है मेरी आज फर्स्ट क्लास है आज यहाँ, बहुत खुशी की बात है। अगर हम बात करें, क्या नाम है आपका स्नेहा, कि पहले ही दिन आपका नाम मैं पढ़ पाई, नहीं तो कई लोग यहाँ बहुत दुखी रहते हैं, है ना। देखो, फंक्शनल फिक्सनेस लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। फंक्शनल फिक्सनेस होता है कि आप किसी एक प्रॉब्लम को सेम ही तरीके से अप्रोच करते हैं। मतलब आप किसी चीज को देख करके ये सोचते हैं कि इसका एक ही यूज हो सकता है ना। कि कैमरा है तो सिर्फ क्लास में ही चलेगा, अरे कैमरा है तो हो सकता है मूवी बनाने में चल जाए, है ना। हो सकता है किसी की शादी में भी चल जाए, हो सकता है आपके कोई और कर्तव्य सिखाने में काम आ जाए, है ना। एक हेयर ड्रायर है तो जरूरी नहीं है बाल सुखाने के ही काम आएगा, हो सकता है टी शर्ट सुखाने के भी काम कर ले कोई लोग उसका, है ना। एक अगर मैं कहूँ आपकी कार में जो मिरर है जिसमें आप पीछे का देखते हैं, जरूरी नहीं आप उसमें अपनी शक्ल भी देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या कह सकते हैं हम, मल्टीपल यूज, मल्टीपल वेज में एक चीज यूज की जा सकती है। ये बात नहीं समझ आती, सिर्फ ट्रेडिशनल वे ही समझ में आता है किसी चीज को यूज करने का, वो होती है फंक्शनल फिक्सनेस। की प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी ठीक से नहीं हो पा रही, आप सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू देख पाते हैं किसी चीज का, या एक ट्रेडिशनल तरीका ही समझ पाते हैं, मल्टीपल व्यूज में नहीं समझ पाते चीजों को। ठीक है, क्लियर है। ठीक, इंक्यूबेशन होता है जब आप किसी प्रॉब्लम को, जैसे ये डेटॉल प्रॉब्लम वाली बात थी ना, उसमें इंक्यूबेशन होता है। कैसे इंक्यूबेशन होता है कि आपने कोई प्रॉब्लम पे पूरी कोशिश कर ली, पूरी जान लगा ली कि यार ये इसका कोई सॉल्यूशन निकल आए निकल आए निकल आए। आपने क्या किया, आप उस सवाल को करने की कोशिश कर रहे थे, आप आपने दिमाग छोड़ करके थोड़ी देर दिमाग मारा, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कुछ और करने लग गए। अब अचानक से आपके दिमाग में पक रही है चीज, इंक्यूबेशन मतलब पक रही है दिमाग के अंदर, कहीं ना कहीं खाना बन रहा है, सबकॉन्शियसली वो चल रही है, सबकॉन्शियसली वो चल रही है प्रिया, और आपको पता भी नहीं चल रहा इंक्यूबेशन में है वो, अंदर कहीं उसमें प्रोसेस हो रही है दिमाग में। अचानक से जब उसका सॉल्यूशन आएगा वो कहलाएगा इल्यूमिनेशन। उससे पहले की जो स्टेज है जब ये पक रही है दिमाग में सबकॉन्शियसली, जब आप कॉन्शियसली नहीं सीख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं इसके बारे में, तो क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे हम, बहुत बढ़िया मुक्ता, इसको कहेंगे हम क्या, इंक्यूबेशन। ठीक, जब आप चेतन रूप से नहीं बट आपके मन में कहीं अवचेतन रूप से चल रही है। तो इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में अंतर क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, इंडक्टिव रीजनिंग होती है उदाहरण से, एग्जाम्पल टू रूल जाना, यानी उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। मतलब आप कैसे तर्क या कैसे चिंतन करा रहे हैं बच्चे को, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाने की बात हो रही है। ठीक है मुक्ता, एग्जाम्पल से रूल कैसे, कंचन 7 बजे से चलती है क्लास, उदाहरण पहले प्रस्तुत करेंगे, बाद में रूल तक पहुंचाएंगे। बहुत आसान तरीका इसको याद रखने का, कोई एग्जाम्पल मत याद रखो, एक एग्जाम्पल याद रख लो, वो है नाउन का। किसका, नाउन। नाउन आप समझते हैं संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल से रूल कैसे जाओगे, उदाहरण से समस्या की ओर कैसे जाओगे, बताइए। नहीं आशुतोष, सॉक्रेट का गिवन है वो, देखिए उदाहरण से नियम की ओर कैसे जाओगे। अगर मैं बात करूं इंडक्टिव की, इसकी इंडक्टिव रीजनिंग की, इंडक्टिव रीजनिंग बोले तो आगमनात्मक तर्क। इसमें हम कैसे जा रहे थे, एग्जाम्पल टू रूल जा रहे थे, यानी उदाहरण से नियम की ओर जा रहे थे हम, नियम की ओर। ठीक, उदाहरण क्या है, मान लीजिए टॉपिक लेते हैं संज्ञा, आप पढ़ा रहे हैं नाउन। अब आपने डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं बताई किसकी, नाउन की, कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। के नाउन क्या है, संज्ञा एक किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये आपने डेफिनेशन नहीं बताई बच्चे को कि ये लिख लो। ठीक, आपने क्या दिया, पहले एग्जांपल्स दिए, ऑब्जर्वेशंस जो आपने ऑब्जर्व किया वो दिए। ठीक, तो आपने उदाहरण से कहानी शुरू की, आपने डेफिनेशन बताने की बजाय, रूल बताने की जगह आपने क्या दिया, एग्जाम्पल दिया पहले। ठीक, आप बच्चे को एग्जाम्पल से रूल तक पहुंचाएंगे। उदाहरण क्या दिया आपने, कहा कि बच्चों आपकी फेवरेट डिश क्या है, आपकी फेवरेट चीज क्या है, तो वो कह रहा है, मान लो वो कह रहा है फोन है। अब पता नहीं कैसा फोन बनेगा, कि बच्चे ने कहा फोन, फेवरेट चीज पूछी आपने किसी एक बच्चे को खड़ा करके, उसने कहा फोन, मुझे तो फोन बड़ा पसंद है, तो आपने बोर्ड पे लिख दिया फोन। ठीक, आपने पूछा उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो बच्चे ने कहा मेरा बेस्ट फ्रेंड है मोहित। ठीक, तीसरी चीज आपने उससे पूछा फेवरेट प्लेस कौन सा है या फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपने कहा, आप में से किसी ने कहा कि हमें पसंद है सीडीपी। ठीक, यस साइकोलॉजी मान लेते हैं। आपने कहा फेवरेट प्लेस बताओ, जगह कौन सी है जो सबसे ज्यादा पसंद है, बच्चे ने कहा मुझे पसंद है आगरा। ठीक, अब ये जो कहानी है, आपने इतने सारे उदाहरण लिखवा लिए। गोवा भी पसंद हो सकता है, बिल्कुल, कोई कह रहा है चंद्रा को गोवा जाना है, भेजेंगे गोवा आपको। ठीक है, नौकरी लगाइए और गोवा जाइए, ठीक, घूम लीजिएगा थोड़ा फिर।
अगर मेरी ड्राइंग का मजाक नहीं उड़ाओगे कितने का, अगर मैं बात करूं, कल क्लास नहीं हुई थी नेहा, अगर मैं बात करूं आई एम फ्रॉम आगरा, बहुत बड़ा दिशा, बच्चे को आपने खड़ा किया, उससे एग्जांपल्स पूछे कि भाई फेवरेट जगह बताओ, उसने कहा आगरा या गोवा। फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, उसने कहा हिंदी, इंग्लिश, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर इट इज। फेवरेट व्यक्ति पूछा मोहित, मम्मी का नाम पूछा, बता दिया उसने लता या जो भी है, ठीक, फोन बता दिया, ठीक, फोन में भी कंपनी का नाम पूछा तो वो भी बता दिया इसमें, ठीक है बात। अब इसकी अगर हम बात करें, आपने इतने सारे उदाहरण लिखवा लिए और उसके बाद बताया कि ये जितनी भी चीजें तुमने बताई है ना, ये सब नाउन कहलाती हैं। तो अब वो कहेगा कैसे? तो फिर आप बताओगे कि किसी व्यक्ति, कोई वस्तु, व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को आगरा है जो कि संज्ञा कहते हैं, कि जितने भी नाम तुमने बताए हैं इन सबको हम संज्ञा कहते हैं, या मैं कहूं क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो आप कैसे गए? आप उदाहरण से, एग्जाम्पल से रूल की तरफ गए। क्लियर है बात? आप रूल की तरफ गए, पहले आपने रूल नहीं बता दिया, आपने पहले उदाहरण प्रस्तुत किया। आपने क्या किया? आपने उदाहरण प्रस्तुत किया, फिर रूल तक लेके गए अपने आप बच्चे को, अब वो जिंदगी में भूलेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं ये एक बहुत अच्छा तरीका है पीयूष, किस चीज का? सिखाने का बच्चे को। इंडक्टिव रीजनिंग सिखाने के लिए बहुत अच्छी है, नोन से अननोन जाने के लिए बहुत अच्छी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यहां पर हम जाते हैं। अब क्या हुआ? नोन से अननोन लेकर के गए आप बच्चे को, समझिएगा बहुत सारी चीजें मैं लिखने वाली हूं। नोन टू अननोन आप बच्चे को लेकर के जाते हैं किसमें? इंडक्टिव रीजनिंग में। ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर के गए। अब ज्ञात से अज्ञात क्या होता है भाई? बच्चे को अपने फ्रेंड का, बेस्ट फ्रेंड का नाम, अपनी फेवरेट जगह का नाम पता था, वो जो एग्जांपल्स थे आपने उससे खुद निकलवाए हैं जिनको बोर्ड पे लिखा था, मतलब नोन से। और वो जो डेफिनेशन थी वो नहीं पता थी उसको, तो ज्ञात से क्या गए? ज्ञात की तरफ गए। जो एग्जाम्पल्स था, जो क्या था? एग्जाम्पल था, उदाहरण था, उससे आप किधर गए? उससे आप गए रूल की तरफ। रूल की तरफ यानी नियम की तरफ आप गए। और नियम क्या था? आपके लिए अननोन था, नियम आपको नहीं पता था, बाद में बताया टीचर ने। और ज्ञात क्या है आपको? एग्जाम्पल आपको ज्ञात है। इतनी बात समझने में कोई दर्द हो रहा हो तो मुझे बता दो। अगर आसान चीजें समझ ली ना तो मुश्किल अपने आप आ जाएगी। कैसे? एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, अगर आप, मैं कहूं आपसे, आपने क्वेश्चन शायद पढ़ा भी होगा, पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन बन भी सकते हैं, ठीक। अगर हम इसी को मैथ में समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि एक टीचर है जो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर 4 ट्राइंगल जो है वो प्रस्तुत करती है बच्चे के सामने, और उनको ऑब्जर्व करके रूल बताने के लिए कहती है। या इतना भी छोड़ दो, 4 ट्राइंगल पहले प्रस्तुत किए, फिर रूल बताया, फिर पाइथागोरस थ्योरम बताई कि भाई लाल बटे कक्का होता है, या हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस आपका बेस, दूसरी चीज क्या होती है? बेस हुआ, और ये लैटिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, हाँ, तो बेस प्लस हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर बराबर होता है किसके? हाइपोटेन्यूज या करंट के स्क्वायर के, ठीक। तो ये पहले आपने क्या किए? एग्जांपल प्रस्तुत कर दिए। तो आपने जब 4 फोटो या 4 ट्राइंगल प्रस्तुत किए तो सिंपल बात है, आप नोन टू अननोन जा रहे हैं, आप एग्जांपल से रूल की तरफ जा रहे हैं। तो कौन सी रीजनिंग हुई? इंडक्टिव मेथड या इंडक्टिव रीजनिंग की बात हुई। परपेंडिकुलर कहते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें तो ये एक बेसिक बात हुई। तो नोन टू अननोन गए आप, कैसे गए? सॉरी, नोन टू अननोन गए, मैं समझती हूँ दीपिका। क्लियर है बात? सभी को क्लियर है? आप नोन टू अननोन गए। दूसरी चीज इसको हम कह सकते हैं एग्जाम्पल टू रूल गए। तीसरी चीज आप क्या कह सकते हैं? स्पेसिफिक से। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। स्पेसिफिक से, स्पेसिफिक टू जनरल गए, ठीक। इसको समझिएगा ध्यान से। स्पेसिफिक टू जनरल गए मतलब विशिष्ट से, वैसे ये कोई रूल नहीं होता, बट फिर भी आप समझने के लिए याद रख लीजिएगा, सामान्य की ओर। ये कोई रूल होता नहीं है, बट इसमें ऐसा ही हुआ है, इसमें ऐसा ही हुआ है। जनरल टू स्पेसिफिक की बात होती है, बट यही हम मानेंगे कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक। ये कोई रूल नहीं है, बट समझने के लिए याद रखिएगा। कभी भी रूल की फॉर्म में बात आए तो इस पर मत लगाइएगा, बट ऐसे ही समझा जाएगा इसको, ठीक। अगर मैं बात करूं विशिष्ट क्या है, एग्जाम्पल हमेशा विशिष्ट होगा, ये बात याद रखिएगा। उदाहरण जो है वो विशिष्ट होगा। भाई मैंने हिमांशी का उदाहरण दिया, ये क्या है? विशिष्ट है। हिमांशी एक लड़की है, ये क्या है? एक रूल है, ये जनरल फिनोमिना है, ठीक है, जनरल फिनोमिना है, ठीक। तो रूल हमेशा जनरल होगा, सभी के लिए एक जैसा रूल। लेकिन एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, जो अलग अलग हो, जो स्पेसिफिक हो, जो बदल सकता है। क्लियर है बात? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो आप इसको, कि आप सरल से जटिल की ओर, क्योंकि रूल आपके लिए अननोन है तो जटिल हो सकता है, ठीक है। नोन टू अननोन जाना बेस्ट है, नोन टू अननोन इस चीज के लिए बेस्ट है, ठीक। इसको आप याद रखिएगा, इसको रूल मत बनाइएगा, बट अपने दिमाग में ऐसे रखिएगा कि एग्जाम्पल क्या है? स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल हमेशा स्पेसिफिक होता है, रूल हमेशा जनरल, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए रूल सेम है ना, पूरी दुनिया के लिए रूल सेम है। लेकिन आप एग्जाम्पल तो कोई भी दे सकते हैं, वो तो दुनिया के लिए सेम नहीं है। इसी थ्योरी को पढ़ाते हुए कोई और एग्जाम्पल यूज कर सकता है, लेकिन रूल सेम रहेगा। इंडक्टिव रीजनिंग रहेगी, चाहे मैं एग्जाम्पल दिल्ली का लूं, मुंबई का लूं, या कोई और पढ़ाने आ जाए। तो रूल्स हमेशा जनरलाइज्ड होते हैं, जो सभी के लिए होते हैं, उसमें एक्सेप्शन कभी कभार निकल आता है। अब बात करते हैं किसकी? दूसरी चीज की, जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। क्या कहेंगे? डिडक्टिव रीजनिंग, यानी निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क। अगर मैं बात करूं किसकी? निगमनात्मक तर्क की। ये कैसे कैसे जाएगा? राधे राधे भाई हरी। ये कैसे चलेगा? ये काम करेगा रूल टू एग्जाम्पल की फॉर्म में। ये कैसे जाएगा? रूल टू एग्जाम्पल, यानी नियम से
उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। इतनी बात क्लियर है? रूल टू एग्जाम्पल। यहां पहले नियम बताया जाएगा। कोई कह रहा कमेंट नहीं पहुंचते। हाँ, बहुत सारे लोग जब एक साथ कमेंट करते हैं तब नहीं पहुंच पाते, वैसे तो पहुंच जाते हैं। नेहा कह रही है बहुत तेजी से बता दीजिए। अब डिडक्टिव मेथड जिस दिन मैं समझाऊंगी ना तो आपको इतनी देर नहीं लगेगी समझने में, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम ले रही हूँ। इसमें बहुत आपने ना ये हमेशा पढ़ा होगा, आपने बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में, पता नहीं किस किस में ये पढ़ा होगा, और मैंने भी पढ़ा था। मुझे खुद ये 2 साल के बाद समझ में आया होगा ठीक से, मुझे लग रहा है। इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए फिर भी कंफ्यूजन बनी रहती थी, मतलब अपने डीएलएड में, क्योंकि हमारा फोकस होता है पेपर पे, इस पे उस पे, है ना। कैसे प्रिया? तो कह सकते हैं रूल टू एग्जाम्पल का मतलब क्या है भाई? पहले बताया जाएगा रूल। रूल क्या है? सेम चीज पकड़ते हैं, नाउन, जो नाउन पढ़ाने की बात हो रही थी। अब यहाँ नाउन में किसी बच्चे को खड़ा करके डेफिनेशन बताने की बात नहीं हो रही, मतलब वो उसकी बात नहीं हो रही कि एग्जांपल पूछे जा रहे हैं। यहाँ तो सिंपल सिंपल क्या हुआ, टीचर ने कहा कि बच्चों आज पढ़ेंगे नाउन और डेफिनेशन लिख लो चुपचाप से, किसकी? नाउन की। तो आपने परिभाषा लिखवा दी किसकी? नाउन की, और फिर उदाहरण लिखवाए। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये परिभाषा आपने पहले लिखवाई, मतलब रूल बताया जो सभी के लिए एक जैसा होगा। आपने क्या बताया? रूल बताया जो सभी के लिए एक जैसा होगा, और बाद में दे दिया एग्जाम्पल। रूल टू एग्जाम्पल आप गए यहाँ। कैसे गए? रूल टू एग्जाम्पल गए आप। आज क्लियर रहने दीजिए। बताइए चंद्रा जी, इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया प्रिया जी, इतनी बात क्लियर है। जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, इस बात को आप यहाँ याद रख सकते हैं। तो रूल टू एग्जाम्पल यानी नियम से उदाहरण की ओर। नियम क्या हो सकता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये क्या है? रूल है। पूरी दुनिया में ये फॉर्मूला ऐसे ही वर्क करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, पूरी दुनिया में ये फॉर्मूला ऐसे ही वर्क करेगा। कुछ तो होता था, मेरे को तो एग्जैक्टली याद भी नहीं, अब इतना टाइम हो गया ना कि मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि इसका फॉर्मूला होता क्या था। 12th के बाद तो पढ़ाई ही नहीं है गणित ठीक से। ए प्लस बी होता था, ए माइनस बी होता था। कोई बताएगा किसी को याद हो तो? ये आ रहा है याद? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, किसी काम का नहीं है अब आपके। ए प्लस बी और ए माइनस बी एग्जैक्टली विभूति, बहुत बढ़िया। हाँ, ये मुझे बड़ा पसंद था इसलिए मुझे याद आ गया, है ना, समथिंग लाइक दिस, पता नहीं। तो तो हम कह सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो तो मान लेना, यहाँ गणित नहीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक, तो कह सकते हैं हम, हाँ कह सकते हैं हम कि ये क्या है? रूल्स हैं जो पूरी दुनिया में अगर कहीं गणित पढ़ेगा कोई तो यही रूल्स रहने वाले हैं, बदल नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले रूल प्रस्तुत कर दिया, यानी नियम प्रस्तुत कर दिया। और नियम कैसा होगा? नियम होगा जनरलाइज्ड, यानी सामान्य। सामान्य किसके लिए? सभी के लिए। जनरलाइज्ड पूरी दुनिया के लिए सेम। जनरलाइज्ड या जनरल टू यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक, रूल। और रूल के बाद हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। रूल टू एग्जाम्पल जाएंगे, यानी डेफिनेशन से उदाहरण की तरफ जाएंगे हम। उदाहरण, उदाहरण क्या है? उदाहरण हमेशा स्पेसिफिक होगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मैंने कहा कि संज्ञा की परिभाषा है, सभी के लिए सेम है, जनरलाइज्ड है। संज्ञा के उदाहरण अलग हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं। जो परिभाषा है वो सभी के लिए सेम है, बट स्पेसिफिक हो सकते हैं उदाहरण। राम क्या है? स्पेसिफिक उदाहरण है ना। कोई कह रहा है पति ऑफिस से आ गए, ये क्या है? सामान्य बात है, पति है ना, सामान्य नाउन कह देते थे, है ना। किसी का नाम लेके मैं स्पेसिफिक एग्जांपल दूं, प्रीति क्या है? वो प्रीति है, स्पेसिफिक, वो विशिष्ट व्यक्ति है ना। तो सिंपल है बात, एग्जांपल हमेशा क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। तो रूल टू एग्जांपल या जनरल टू स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। ठीक, इतनी बात मुझे लगता है किसी को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, इतने आराम से मैंने कभी नहीं समझाया है। ठीक, पत्नी तो सामान्य नहीं है एक तरीके से, मतलब सभी के लिए बात हो रही होगी ना पूरी दुनिया में। अगर हम बात करें यहाँ तो कह सकते हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही मेथड बेस्ट हैं। ठीक, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों मेथड बेस्ट है। अगर आपको टाइम कम में सिखाना है तो डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल, है ना। बड़ी क्लासेस में स्पेशली मैथ्स वगैरह में डिडक्टिव का इस्तेमाल ज्यादा होता है। लेकिन मेथड बेस्ट कौन सा है, बेहतर कौन सा है? तो हम कहेंगे आगमन विधि बेहतर है, क्योंकि यहाँ बच्चा खुद पहुंचेगा उदाहरण से नियम की ओर। ठीक, तो बेहतर है ज्यादातर केस में, बाकी दोनों ही बेहतर है। ठीक, क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखें, कल मिले। बहुत बढ़िया हल्का रिवीजन कीजिएगा आज के सारे टॉपिक्स का, कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछिएगा। नहीं बता पाऊं मैं क्योंकि ऑनलाइन बैच है, हम सामने नहीं है, बहुत सारे लोगों के डाउट्स कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ये बात हमें मान के चलनी पड़ेगी। बट थोड़ी सी लर्निंग बाय डूइंग करिएगा, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, थोड़ा किताबें ढूंढिएगा, और नहीं तो कहीं एक बना करके बॉक्स लिख लीजिएगा, कभी किसी दोस्त से पूछेगा, मुझसे पूछेगा, कभी मौका लगे तो। ठीक है, टाइम आपका अभी जो चल रहा है टाइम वो एकदम 7 बजे का चल रहा है। 3 बजे जो पेडागोजी स्पेशल बैच का टाइम है वो अलग होने में अभी 2 चैप्टर और लगेंगे। एक चैप्टर है मोटिवेशन का, 3 चैप्टर एक्चुअली, एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर बोल रही हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। एक चैप्टर है आपका पर्सनैलिटी का, क्योंकि इन सब के पेपर अब लेट हो चुके हैं कोरोना के चक्कर में, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे ये लोग भी, है ना। 3-4 चैप्टर तो पढ़ ही लेंगे, एटलीस्ट 5 चैप्टर हो जाएंगे टोटल मिलाकर के लर्निंग का और इसको। ठीक, और इंटेलिजेंस का। ठीक, तो ये 4 चैप्टर के बाद आपकी क्लासेस शायद अलग अलग हो जाएंगी, हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, बट अभी के लिए क्लासेस जो चल रही हैं आपकी वो चल रही हैं 7 बजे। ठीक, तो आप 7 बजे आइए। कल सैटरडे है और कल की छुट्टी है, आज तक जो किया है वो रिवाइज कर लीजिएगा। पेडागोजी स्पेशल
हर हालत में जून में खत्म हो जाएगा और जो बाकी बैचेस हैं वो भी जून में खत्म हो जाएंगे इससे अलग होकर के। और पेडागोजी स्पेशल बैच 2 रह जाएगा सिर्फ ना, चाहे क्लासेस आपकी बड़ी लग जाएं। ठीक, चलिए फिर ध्यान रखिए। बाकी रिवीजन कर लीजिएगा, सारा नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी जो नोट्स की पीडीएफ है वो भी धीरे धीरे मिलती रहेंगे आपको। ठीक, चलिए ध्यान रखिए। ये भी पीडीएफ नोट्स वाले